स्टूडेंट एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या जो भी एग्जाम एसएससी के होंगे, रेलवे के होंगे या आईबी का एग्जाम, उसमें जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज से हम जीएस भी आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं और खासकर आपसे सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस डेली सब्जेक्ट वाइज एक वीडियो आएगा आपके लिए और उसके लिए बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में आए हैं और लगातार कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में बने हुए हैं वो। और ऐसा नहीं है कि केवल उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही सोल्व किया जाएगा, जो डेप्थ में है उसको भी बहुत अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। तो सबसे पहले आज पॉलिटिकल साइंस में स्टेट एग्जीक्यूटिव का अच्छे ढंग से समझेंगे कि जिस तरह से सिनारियो चल रहा है कि माननीय सीएम अगर रिजाइन नहीं करते हैं, मतलब अगर वहां पर रिजाइन नहीं करते हैं, वो इलेक्शन हार जाते हैं, तो किस तरह का सिनारियो बनता है। उसके साथ साथ स्टेट एग्जीक्यूटिव जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है 153 से जो मेन पॉइंट है आपके लिए वो। तो सबसे पहले देखते हैं, देखें स्टेट एग्जीक्यूटिव में अगर सीएम रिजाइन नहीं करते हैं तो आपके सामने क्या क्या विकल्प हो सकते हैं संवैधानिक। देखिए सबसे पहला होता है कि जब रिजाइन नहीं करते इसका मतलब वो मेजोरिटी लूज कर सकते हैं, मतलब उनका जो बहुमत है वो सदन में नहीं हो पाता। क्लियर? अगर सदन में बहुमत नहीं है तो इसका मतलब उनको क्या करना होगा, उनको फ्लोर टेस्ट करना होगा, अपना बहुमत साबित करना होता है। दूसरा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, मानो अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, तो भी कहीं ना कहीं सदन में इसका बारे में माननीय राज्यपाल वो फ्लोर टेस्ट करवाते हैं। तीसरा, असेंबली जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसका डिसोल्यूशन हो जाता है, मतलब वो भंग हो जाती है, तब कहीं ना कहीं ये सामने आता है। ये प्रोसेस क्या है अब ये ध्यान से समझेंगे। देखें डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली कब हो सकता है, जब सीएम खुद गवर्नर को क्या दे भाई कि कहीं ना कहीं मैं रिजाइन करना चाह रहा हूं, मैं रिजाइन करने जा रही हूं, तो उसके लिए अब जो असेंबली थी उसका डिसोल्यूशन होगा। क्योंकि जैसे ही अगर सीएम जो भी किसी भी स्टेट से हैं, जैसे पीएम हो चाहे सीएम हो, अगर वो रिजाइन करते हैं तो असेंबली का डिसोल्यूशन हो जाता है। यहां पर पार्लियामेंट का जो लोकसभा है उसका डिसोल्यूशन हो जाता है, सेंटर में लोकसभा और स्टेट में विधानसभा। नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी भी विषय पर, किसी भी बिल पर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है, मतलब कहीं ना कहीं विश्वास नहीं रहा सदन को उस पार्टी के जो प्रधानमंत्री है या फिर उस पार्टी के जो सीएम है, तो कहीं ना कहीं उस सदन में विश्वास पर मत के लिए वोटिंग हो सकती है। और लूज मेजोरिटी के लिए कहीं ना कहीं मेजोरिटी जब लगता है किसी अन्य पार्टी को कि शायद जो पार्टी सत्ता में है उसने अपना कहीं ना कहीं जो सदन में बहुमत है वो खो दिया है, तो उसको चेक करने के लिए फ्लोर टेस्ट किया जाता है। और उससे संबंधित दो मान्य कोर्ट के कहीं ना कहीं वाद भी सामने आए हैं, बोम्मई वर्सेस यूनियन और शिवराज सिंह वर्सेस स्पीकर ऑफ एमपी। उसमें कहा गया है कि केवल राज्यपाल अपनी तरफ से नहीं कर पाएंगे, जबकि फ्लोर टेस्ट उनकी विधानसभा में ही होगा भाई, फ्लोर टेस्ट। और ये चेक करने के लिए होता है कि क्या सदन में बहुमत है या नहीं उस पार्टी को, जिस पार्टी के वो बहुमत के नेता है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि यहां पर राज्यपाल, वेस्ट बंगाल सीएम जो अगर रिजाइन नहीं करते हैं, अब प्रोसेस क्या है। देखिए अगर रिजाइन नहीं करते हैं, उनका कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल कितने समय का लिए होता है भाई, 5 साल के लिए, और ये नॉर्मल के लिए है। 5 साल में अगर उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, जैसे मानो कार्यकाल कल तक था तो वो पूरा हो गया, उसके बाद राज्यपाल अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं, हालांकि वो ऑटोमेटिकली क्या होता है रिजाइन हो जाता है, जो विधानसभा थी वो भंग हो जाती है, तो राज्यपाल ऑर्डर पास कर सकते हैं कि विधानसभा भंग हो गई। अगर वो नहीं करते हैं तब भी, लेकिन ये आप किस लिए समझ पा रहे हैं कि यहां पर विधान क्या
केवल केवल कहने से कि मैं, जो भी मिनिस्टर हैं, अगर आप किसी भी राज्य से सीएम है, केवल कहने से कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी तब, या नहीं करूंगा, अगर आप इलेक्शन हार जाते हैं तो इसका अर्थ कोई नहीं रह जाता, क्योंकि फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आपको वो रिजाइन ऑटोमेटिकली हो जाता है राज्यपाल के ऑर्डर से। अब मेन पॉइंट पे आता हूं कि मैं गवर्नर, देखिए 153 में, आर्टिकल 153 में गवर्नर है, मतलब राज्य के लिए केंद्र की तरफ से किसी व्यक्ति को अपॉइंट करता है, उस व्यक्ति का नाम वहां पर क्या होगा, जो केंद्र राज्य संबंधों को देखता है, या वहां से संबंधित राज्य केंद्र से बीच में जो मेन कड़ी होता है वो होता है गवर्नर। और राज्य के लिए एक गवर्नर अनिवार्य हो सकता है, कई राज्यों के लिए, 2 राज्यों के लिए एक गवर्नर भी हो। और मेन पॉइंट पे आता हूं मैं, गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्ष होता है भाई। हाँ, वो राष्ट्रपति की क्या, प्रसाद पर्यंत, मतलब प्लेजर टू प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही उनको हटाया जा सकता है, वो नॉमिनेटेड ना हो। देखिए केवल यहां पर इलेक्टेड नहीं है राज्यपाल, उसको केवल केंद्र की तरफ से लगाया गया, उसको कभी भी हटाया जा सकता है और कभी भी उसको लगाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, तो एक राज्य के लिए 2 राज्यपाल, 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, या 2 से अधिक के लिए भी हो सकता है, वो केंद्र पर निर्भर होता है, और उसका अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं भाई, राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट। 154 में पावर, राज्यपाल के नाम से जो भी कार्य होंगे वो राज्यपाल के नाम से होंगे। राज्य के अंदर राज्यपाल, एग्जीक्यूटिव पावर राज्यपाल करेगा, लेकिन एक्चुअल में वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के थ्रू करेगा। मतलब यहां पर जो सीएम और उनकी जो कैबिनेट होती है उसके अनुसार। 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, मैंने बताया राज्यपाल प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, और राष्ट्रपति के ही कभी भी उनको हटा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति तब हटाते हैं जनरली जब सेंटर की तरफ से, मतलब पीएम की तरफ से ये चीज, इस तरह का ऑर्डर या इस तरह के वो मिलते हैं उनको। 156 में टर्म है, राज्यपाल की टर्म कितनी है, 5 वर्ष, उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, उससे पहले भी हटाया जा सकता है। क्वालिफिकेशन के लिए भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उसकी उम्र, ये क्वालिफिकेशन है। यहां पर प्रॉफिट के पद पर ना हो, मतलब कोई एमएलए एमपी ना हो। अभी इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। 159 में ओथ है भाई, शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को। राज्यपाल को शपथ दिलाता है भाई उस राज्य में जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो, अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट दिलाएगा। ऐसे ही जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो यही वो दोनों। 161 में पर्डन है, माफी, जैसे किसी भी हत्या या किसी भी जुर्म में, जिस तरह आर्टिकल 72 आपने पढ़ा सेंटर पर, कि राष्ट्रपति की जो सुप्रीम कोर्ट की जो लास्ट जो ऑर्डर होता है उसके खिलाफ राष्ट्रपति को याचिका दी जाती है, और राष्ट्रपति एक्चुअल में वो राष्ट्रपति की नहीं, वो एक्चुअल में किसकी तरफ जाता है, बट नाम किसका आता है, राष्ट्रपति को। वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार ही कार्य करते हैं। जिस तरह 72 में आर्टिकल 72 है, उसी तरह राज्य में 161 के तहत वो माफी दे सकते हैं, मतलब उनके पास अभी शक्ति है। 162 में है स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है कि राज्य विषय पर, मतलब राज्य सूची पर या समवर्ती सूची पर, राज्य सूची स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पर कानून बना सकता है। अब आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अगर नहीं पता है तो ध्यान से समझे। कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची पर राज्य व केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जिस दिन से केंद्र का कानून होगा, लागू होगा, उस दिन से राज्य का कानून वहां से हट जाएगा।
तो आपको ये राज्य सूची पर केवल राज्य ही कानून बना सकता है और समवर्ती सूची पर राज्य व केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि राज्य सूची के विषय को भी केंद्र सूची के विषय में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन वो बाद में बताएंगे। अभी आप ये बेसिक समझे कि राज्य सूची पर राज्य और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची पर जब केंद्र का कानून होगा तो राज्य सूची का कानून अपने आप या राज्य का कानून अपने आप क्या हो जाएगा, वहां से नल हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा जब तक सेंटर का नहीं है। उसके साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 163 में मेन है भाई, अब राज्यपाल के पास ये पावर है, अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। अगर किसी दल को बहुमत मिलता है तो उस दल के जो बहुमत दल के नेता है उसको सीएम बनाते हैं, मतलब सीएम की शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। क्लियर? और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं, वो भी सीएम के कहने पर। और अन्य मंत्रियों का, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखो, जब रीशफल होता है मतलब दोबारा से मंत्रालय दिए जाते हैं, अदला बदली होती है, तो राज्यपाल के थ्रू होती है, लेकिन जब वो मेन उनको बदलता कौन है, सीएम, मतलब राज्यपाल ही उनको शपथ दिलाते हैं। और 164 में अदर प्रोविजन फॉर मिनिस्टर्स, मिनिस्टर के लिए मैंने बता ही दिया। हाँ, अगर कोई जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी का या एमएलए नहीं है, वो अगर किसी पद पर, मानो कोई मंत्री पद धारण करता है, तो उसके 6 महीने के अंदर उसे एमएलए की योग्यता हासिल करनी होगी, मतलब वहां पर इलेक्शन लड़कर वहां पर वो पद जीतना होगा। अगर वो नहीं जीत पाते तो 6 महीने बाद ऑटोमेटिक वो पद हट जाएगा, मतलब वो वहां का सदस्य नहीं रहेगा। और उसके अलावा ड्यूटी ऑफ सीएम का कार्य यह है कि राज्यपाल को जिस तरह का प्रोसेस चल रहा है, मतलब जो भी कार्रवाई हो रही है सदन में, उसके बारे में राज्यपाल को इंफॉर्मेशन दे। अब ये हमने समझ लिया, अभी हम केवल ये बेसिक समझ रहे हैं, इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे क्या, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और क्योंकि राज्य की विधान परिषद और राज्य की जो हमने, क्योंकि कुछ राज्यों में देखे दोनों सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद, तो उसके बारे में हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। अभी केवल इसमें केवल ये पॉइंट जो शायद आपको क्लियर हो गया होगा, जो पॉइंट हम डिस्कस करना चाह रहे थे।